अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 जो क्रांति हुई थी 1857 की, उस क्रांति के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था बंगाल के अंदर। उसके ठीक 100 साल बाद ही एक बहुत बड़ी क्रांति हुई 1857, जो कि बहुत ही बड़ी क्रांति मानी जाती है। ठीक है, ये रिवोल्ट हुआ। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी पॉलिसी ऐसी थी ब्रिटिश की जिनकी वजह से ये रिवोल्ट हुआ। तो एक डिस्कंटेंट, एक गुस्सा भरा हुआ था लोगों के अंदर। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। एडमिनिस्ट्रेटिव जो लेवल पे जो पॉलिसीज आ रही थी वो बहुत ही अलग तरीके की आ रही थी। जैसे कि इंडिया में जो भी लोग थे सबकी पूरी हुई थी। जैसे रूलर्स हो गए, सिपाही, जमींदार, पीजेंट, ट्रेडर, आर्टिसन, मतलब जिन जमींदारों को ये पहले यूज करते थे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, अब ये इन लोगों के भी नहीं रहे। ठीक है, जो भी पंडित और मौलवीज वगैरह जिनको पैसा मिलता था कुछ ना कुछ, वो अपनी विद्या का यूज करके जो वो भी मंदिर वगैरह पढ़ते थे, उस चीज से भी इन सबको बहुत ही ज्यादा डिस्कंटेंट रहना पड़ा इन लोगों को। तो ये जो पूरा डिस्कंटेंट है, कहते हैं गुस्सा बाहर एकदम से तब निकला 1857 में, और इसने पूरे ब्रिटिश एम्पायर को हिला के रख दिया। ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि लंदन में भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वहाँ पे भी। तो यहाँ पर जो था 1757 से, ऐसा नहीं है कि 1757 के बाद 1857 में एकदम से लड़ाई हुई। इससे पहले बहुत सारे रिवोल्ट हुए थे, वो हम पढ़ चुके हैं। छोटे-छोटे रिवोल्ट जो सन्यासी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। मोमारिस और मिडनापुर वाले, ये सब छोटे-छोटे सिविल रेबेलियन, पीजेंट के, ट्राइबल के, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम आगे यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस तरह से ये मूवमेंट जो है रिवोल्ट वाला, ये मूवमेंट चला। और ऐसा नहीं है कि ये मूवमेंट लास्ट था 1857 का। 1857 से पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो भी रिवोल्ट हुए। 1857 के बाद के जो रिवोल्ट जो हम पढ़ेंगे वो भी होंगे। ठीक है, तो रिवोल्ट चलते ही रहेंगे जब तक आज़ादी पूरी तरह मिल नहीं जाती। तो इन सबके बहुत सारे कॉजेज थे। ठीक है, किसी के कॉजेज थे पैसों को लेकर, तो उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक रीजन, इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज क्या था? सबसे पहले अगर हम देखें कि इकोनॉमिक लाइंस पर क्यों 1857 में क्रांति हुई थी, तो हैवी टैक्सेशन, टैक्स बहुत हैवी हो गया, जिससे जो किसान लोग थे उनका कर्ज बढ़ता चला गया मनी लेंडर पे। ठीक है, और मतलब ये एक ऐसा जाल था कि एक बार मनी लेंडर ने फंसा लिया, तो उसके बाद जो पीजेंट है इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाता था, ये कर्ज भरी चीजों से। ठीक है, जो मनी लेंडर और ट्रेडर जो है, ये एक ऐसी एक कास्ट कह लो, या एक ऐसी एक लैंडलॉर्डशिप बन गई कि पता है कि अगर किसान इनके अंदर आ गया तो ये क्या करते थे कि किसान को पहले कर्ज देते थे, और किसान अगर कर्ज नहीं चुका सकता था तो उसकी जमीन को हड़प लिया जाता था। तो एक किसान जिसके पास पूरी जमीन है, पूरी अच्छी खासी खेती है, लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं कर्ज में डूब गया तो उसकी जो पूरी लैंड है वो भी ले ली जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये है ब्रिटिश रूल की वजह से क्या हुआ कि जो आर्टिसंस लोग थे, जो हैंडीक्राफ्ट लोग थे, जो अलग चीजें बनाते थे, टॉयज वगैरह भी कह लो, तो इन सब चीजों को भी बहुत इफेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश की सस्ती जो मशीन की बनी हुई जो चीजें थी वो अब रिप्लेस होने लगी इंडियन की हैंडीक्राफ्ट से। ठीक है, जो भी यहाँ पे जो भी हम कहें कि कॉटन का टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, जो भी चीज पहले इंडिया से लिया करते थे, वो क्या है, वो अब ब्रिटिश जो है अपने नाम पर बेचते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल होता है, जो भी रॉ मटेरियल होता है वो इंडिया का होता है, लेकिन जो उसके साथ उसमें जो चीज़ें बनाते हैं वो जो होते हैं ब्रिटिश अपने अपने अपना मार्क लगा के उसमें उनको और महंगे दाम में बेचते हैं। तो इससे क्या है कि कहीं ना कहीं ये इंडियन मैन्युफैक्चर, जो इंडिया की जो भी बनी चीज़ें थी उनको किल कर रहा था। ठीक है, मशीन मेड गुड्स जो थे वो सिंपली इंडियन मैन्युफैक्चर को किल कर रहे थे। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि फ्री ट्रेड। और इसमें क्या होता था कि हैवी ड्यूटीज, टैक्सेस वगैरह जो लगते थे, फॉरेन टैक्सेस जो होते थे वो ब्रिटिश की चीज़ों पर नहीं लगते थे, लेकिन बल्कि इंडियन चीज़ों पर लगते थे, इंडियन गुड्स पर लगते थे, ब्रिटिश गुड्स पर नहीं लगते थे। तो ये जो एक डिस्क्रिमिनेशन था, इसकी वजह से क्या हुआ कि इकोनॉमिक कॉज बहुत ज़्यादा हुए। प्लस जो जमींदार लोग थे, जिनके खुद के कुछ लैंड राइट्स थे, अब वो भी खत्म कर दिए गए। जो ट्रेडिशनल लोगों में जमींदार वगैरह होते थे, अब वो चीज़ भी खत्म कर दी गई। हमें पता था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जिसके अंदर जमींदार थे, लेकिन जमींदार जो थे परमानेंट सेटलमेंट में थे, लेकिन आगे चल के ये खत्म कर दिए गए। महलवाड़ी सिस्टम और रौतवारी सिस्टम आ चुका था, तो इससे जमींदार लोग भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। अवध में हमने देखा हुआ है, बल्कि जो 21,000 तलबदार लोग हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा रिवोल्ट किया था, ये भी हमने देखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर यही चीज़ थी कि इंडियन इंडस्ट्री जो इतनी ज़्यादा खत्म हो चुकी थी। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड जो थे वो भी ब्रिटिश के कंट्रोल में हो चुके थे, तो इससे क्या हुआ, गुस्सा पनपने लगा सबका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम देखें पॉलिटिकल लाइन्स पर। ठीक है, पॉलिटिकल कॉजेज, रीजन क्या थे, पॉलिटिक्स के नज़र से देखें तो क्या रीजन थे कि 1857 में जो क्रांति हुई। तो पॉलिटिक्स में सबसे पहले तो ये चीज़ थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मतलब वाली पॉलिसीज जो थी चीज़ों को हड़पने की। पॉलिटिकल को हम एक तरह से मानेंगे टेरिटरी, जमीन हड़पने वाली चीज़, अपनी टेरिटरी बनाने वाली चीज़ कह सकते हैं। तो हमें पता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो कि कहता है कि अगर तुम्हारा खुद का बेटा नहीं है तो वो जो भी तुम्हारी स्टेट है वो हमारे अंडर आ जाएगी। वो सब्सिडरी अलायंस से कहता है कि हम अपने ट्रूप्स को कहेंगे कि तुम्हें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, लेकिन खर्चे उनका खाना पानी सब तुम दोगे। वो सब्सिडरी अलायंस, इफेक्टिव कंट्रोल, पूरे हिंदू में जो भी सारे राजा हैं उन सबको इफेक्टिव कंट्रोल हम देंगे। तो ये सारी जो पॉलिसीज थी ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश को अपना कंट्रोल लाने के लिए ही बनाई गई थी, इनका और कोई मतलब नहीं था। तो इसीलिए ये भी एक बहुत पॉलिटिकल कॉज था। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये है कि ये पॉलिटिकल रीजन हमने पहले क्यों क्रांति हुई। उसके बाद यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज क्या थे, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ पर ऑफिस चल रहा था, वहाँ पे गवर्नमेंट थी, उसमें ऐसा क्या हो रहा था कि 1857 की क्रांति हुई तो वहाँ पर करप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। हमें पता है जो भी वहाँ पर जो भी ऑफिशियल्स थे जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो बीच में करप्ट हो चुके थे। पुलिस जो थी वो करप्ट हो चुकी थी। ठीक है, जो लॉ कोर्ट्स में थे, लॉयर्स वगैरह जो कोर्ट्स में थे वो भी करप्ट हो चुके थे। तो ये बहुत बड़ा कॉल था डिसकंटेंट का। ठीक है, हर जगह देखा जाए तो करप्शन थी वहाँ पे, ये चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सोशियो रिलीजियस कॉज क्या थे, धार्मिक क्या कारण थे कि ये 1857 का रिवोल्ट हुआ। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये चीज़ है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि
कहीं ना कहीं ये सारे हिंदू मुस्लिम चीज़ जो है ये सब चीज़ें हटकर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए सब, तो वो चीज़ नहीं हो सकती थी। कहीं ना कहीं वो दखलंदाजी करती थी हमारे रिलीजियस अफेयर्स में, ठीक है। हिंदू के जो भी बिलीव, जो भी कस्टम्स, जो भी हमारे कस्टम्स होते हैं उनमें पोक करती थी, उनको उनमें दखलंदाजी इंटरफेरेंस करती थी। वो चीज़ इसकी सही नहीं थी, ठीक है। एक डोमिनेटिंग नेचर बना के रखती थी कि हम सर्वोपरि हैं, तुम लोग काले हो, तुम लोग वो नहीं कर सकते, तुम लोग एक गवर्नमेंट नहीं चला सकते ढंग से, और हम गोरे हैं तो हम ही चला सकते हैं। ये जो था बार बार कह के इंडियन लोग दिमाग में ये चीज़ डाली गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ है कि यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ जो थी वो सारी क्रिश्चियनिटी से मिलकर होती थी और ब्रिटिश फ्लैग को फहराया जाता था। तो ये चीज़ जो थी, ये चीज़ कहीं ना कहीं उनकी इंडियन लोगों की आंखों में बहुत ही गुस्सा पैदा कर रही थी, ठीक है, और बहुत ही शक पैदा कर रही थी। प्लस और भी चीज़ क्या हुई थी कि सती को खत्म कर दिया। सती भले गलत चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हिंदू के रिलीजियस बिलीफ से रिलेटेड है। हिंदू की रस्में हैं जो कि सोचा गया कि ये गलत है, ये अब सती को इन्होंने खत्म कर दिया, ये हमारे अफेयर्स, हिंदू अफेयर्स कह लो या जो भी हमारे रिलीजियस अफेयर्स है उनके अंदर दखलंदाजी कर रहे हैं। जैसे सती को खत्म कर दिया, विडो रीमैरिज करने को बोला कि विडो रीमैरिज कर सकती हैं, वुमेन को बोला कि वुमेन एजुकेशन ले सकती हैं। तो वो चीज़ जो थी कि वुमेन एजुकेट नहीं हो सकती, और जो एक लेडी होती है वो एक बार शादी कर सकती है और सती चलेगी। तो ये सारे बिलीफ उनके कुछ थे जो कि आगे चल के खत्म हो चुके थे एक्ट के थ्रू, इसीलिए लोगों को लगा कि हमें क्रांति करने की जरूरत है। उसके बाद यहाँ पे क्या इन्फ्लुएंस हुआ ऑफ द आउटसाइड इवेंट। आउटसाइड इवेंट का मतलब ये है कि इंडिया में 1857 की क्रांति तो हुई, लेकिन ये क्रांति बहुत बड़ी क्रांति तब बनी जब बाहर से सपोर्ट मिला और बाहर से ये सुनने को मिला कि बाहर के लोग भी रिवोल्ट कर रहे हैं। तो इंडियन लोगों में एक विश्वास आया कि अगर बाहर के लोग लड़ सकते हैं ब्रिटिश कंपनी से या ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो हम क्यों नहीं लड़ सकते। तो उनको जो कॉन्फिडेंस आया वो आया पंजाब में जो वॉर हो रही थी, पंजाब वॉर के नाम से, क्रीमिया में वॉर हो रही थी, अफगान में लड़ाई हो रही थी। तो ये सब चीज़ों से उन्हें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया, उन्होंने कहा कि जब ये लोग लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं लड़ सकते, ठीक है। अब सबसे मेन बात आती है कि सिपॉय जो हुई थी, जो हमने पता था कि सिपॉय सोल्जर्स में क्या ऐसी बात हुई कि जिससे ये जो डिसकंटेंट है ये और बढ़ गया, और 1857 का रिवोल्ट मेनली इन्हीं लाइन्स पर शुरू हुआ। तो कंडीशन यहाँ पे ये चीज़ हुई थी, कंडीशन जो थी कंपनी की आर्मी में, वो लड़ाई में तब आई जब वो लोग जो सिपॉय थे, इंडियन सोल्जर्स जो थे, उनके रिलीजियस बिलीफ के साथ छेड़खानी करने लगे, ठीक है। उन्होंने बोल दिया कि आप यहाँ पे जो भी आपके रिलीजियस बिलीफ से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो वो नहीं पहनेंगे, जैसे तरबान किरपान वगैरह लोग पहनते, तो उन्होंने उस चीज़ को मना कर दिया था। तो इसलिए यहाँ पर बहुत रिवोल्ट हुआ था, इस चीज़ पे भी रिवोल्ट हुआ था, यही सिर्फ कंडीशन थी, इस पर भी हुआ था। प्लस अभी रिलीजियस अफेयर्स पे इंटरफेरेंस देने की बात हो रही थी, क्योंकि हिंदू में ऐसा माना जाता है कि अगर हम समुद्र को पार कर देते हैं तो हमारी कास्ट जो है वो खत्म हो जाती है। इसीलिए जो 1856 में जो लॉर्ड कैनिंग था, गवर्नर जनरल, उसने ये कह दिया कि हम एक एक्ट पास कर रहे हैं जिसका नाम है जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट का मतलब ये है कि फ्यूचर में अगर आर्मी को कहीं भी जाना पड़े तो वो जाएगी, ठीक है, चाहे उसे समुद्र ही पार क्यों ना करना पड़े, वो ना नहीं कर सकती। इससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर गुस्सा पैदा हुआ। इंडियन सिपॉय जो थे, इंडियन सोल्जर्स जो थे, दे वर इक्वली अनहैप्पी विद द एग्रीमेंट। यही दो कारण नहीं थे कि रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, बल्कि इनको जो पैसे मिलते थे वो भी जो ब्रिटिश सोल्जर से कम मिलते थे, जो भी यूरोपियन सोल्जर था उससे बहुत कम मिलते थे। तो सबसे बड़ा मतलब एक कॉज ये भी है, ठीक है। इसमें इनको अगर ये फॉरेन सर्विस अलाउंसेस नहीं मिलते थे, अगर ये कहीं बाहर जाते थे, फॉरेन जाते थे, तो कुछ ना कुछ अलाउंसेस चाहिए होते थे, जिसको भट्टा बोलते हैं, भट्टा, वो भी इनको नहीं मिलते थे, ठीक है। जब ये सिंध या पंजाब में अपनी ड्यूटी निभा रहे होते थे तब भी इनको अलाउंसेस नहीं दिए जाते थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि इससे इनमें और गुस्सा पैदा हुआ। उसके बाद यहाँ पर हर रैंक पर, हर चीज़ों पर उन्हें ये दिखाया गया कि वो उसके ब्रिटिश सोल्जर्स या ब्रिटिश कंपनी के अधीन है, उनके नीचे आते हैं, ये चीज़ दिखाई गई हमेशा। तो इसमें ये चीज़ थी कि फाइनली देयर हैड बीन अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ रिवोल्ट इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी इन बंगाल, वेलूर, बैरकपुर एंड ड्यूरिंग द अफगान वॉर, टू मेंशन जस्ट अ फ्यू। इसीलिए हमने पढ़ा था कि जो सिपॉय की म्यूटनी हुई थी, सिपॉय म्यूटनी जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि वेलूर में, कभी बंगाल में, कभी कहीं ना कहीं क्रांति कर रहा है, तो यही एक रीजन से कि कभी वो हमें अच्छी रैंक नहीं देते थे, प्रमोशन नहीं देते थे, हमारे बिलीफ के साथ खिलवाड़ करते थे और हमें पैसे नहीं देते थे, और ये चीज़ जो थी इनकी, ये चीज़ यहाँ पे थी, ठीक है। अब यहाँ पे बिगनिंग एंड द स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट। अब हम पढ़ रहे हैं कि बिगनिंग, शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है, चिंगारी कहाँ से लगती है। तो ये चिंगारी जो है ये तब लगती है जब एक रिपोर्ट कह लो या एक ऐसी अफवाह उड़ती है कि जो भी नई राइफल आई है वो जो है उससे बनी है, कि वो किससे बनी है, वो बनी हुई है उससे गाय और सुअर के फैट से बनी हुई है, ठीक है। वो जो ग्रीस्ड रैपिंग पेपर होता था वो निकाल कर ही नई राइफल को यूज़ किया जाता था, ठीक है। और वो जो रैपिंग पेपर था कार्ट्रिज का, वो जो था वो बीफ मतलब भैंस और पिग जो सुअर, बीफ एंड पिग फैट से बनी हुई है। जो बीफ को काऊ भी बोलते हैं, तो वो जो काऊ है वो हिंदूज के लिए एक गौ माता होती है, और जो पिग होते हैं वो मुस्लिम्स के लिए कुछ होते हैं। तो बेसिकली दोनों के लिए बहुत मुश्किल थी, हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए बहुत मुश्किल था इस राइफल को यूज़ करना। तो आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन ने इन चीज़ों के लिए कुछ नहीं करा, आर्मी ने कुछ नहीं बोला इस चीज़ों में, एंड स्पॉय फेल्ट द रिलीजन वाज इन ग्रेट डेंजर। लेकिन सोल्जर्स को ये लगा कि आर्मी ना हमारी सुन रही है ना कुछ कर रही है, और हमारा जो रिलीजन, हमारा जो धर्म है वो खतरे में है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि द ग्रीस्ड कार्टेज डिड नॉट क्रिएट अ न्यू कॉज ऑफ डिसकंटेंट इन द आर्मी, बट सप्लाइड द ओकेजन फॉर द सिमरिंग डिसकंटेंट टू कम आउट इन द ओपन। धीरे धीरे अभी एक दिन से क्रांति नहीं हुई, अब धीरे धीरे क्या होगी, क्रांति होनी शुरू होगी। तो ये जो जैसे जैसे ये जो कहते हैं कि ये र्यूमर फैलता गया
कि ये इससे बना हुआ है, इससे बना हुआ है। ये रिवोल्ट स्टार्ट होता है मेरठ में 78 किलोमीटर जो दूर है दिल्ली से 10 मई 1857 में, जहाँ पे बहुत सारी फोर्सेस जो है वो इकट्ठी हो जाती है और इकट्ठी हो जाती हैं। कभी कोई पंजाब से हो रही है, कोई नर्मदा से, कोई राजपूताना से। तो यहाँ पे मेरठ के इंसिडेंट से पहले क्या होता था, कुछ मेरठ के इंसिडेंट से पहले हमने पढ़ा हुआ है कि कुछ ना कुछ बहस जो होती है वो अंदर वहाँ पर होती है, अंदर ही अंदर कुछ बहस होती है। लेकिन मंगल पांडे जो होते हैं वो एक जो ऑफिशियल होता है, वहाँ पे एक ऑफिसर होता है, उसको इंजर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये किसी एक ने राइफल को यूज करने से मना कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये थी कि 19th नंबर की जो इन्फेंट्री थी बरहमपुर में, उन्होंने नई राइफल को यूज करने मना कर दिया और म्यूटनी करनी शुरू कर दी। ठीक है, फरवरी 1857 में। और इसी तरह 34th नंबर की जो इन्फेंट्री थी, अंदर मंगल पांडे करके एक नाम थे, और उन्होंने भी इसी चीज़ को मना करते हुए आगे जो एक ऑफिसर था उसको इंजर्ड कर दिया। तो यहाँ पर उनको सूली पर चढ़ा दिया गया 8 अप्रैल को उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। और जो 7th अवध की रेजिमेंट थी, ठीक है, उसमें भी यही चीज़ हुआ, उसमें भी सेम चीज़ होती गई। तो धीरे धीरे बढ़ने लगा। इन तीन चार चीज़ों के बाद आता है मेरठ में एक वॉलेंट रिवोल्ट। ठीक है, जिसके अंदर 90 लोग जो होते हैं थर्ड नेटिव नंबर के वो मना कर देते हैं कि 90 लोग जो है मना कर देते हैं कि हम ग्रीस कार्टेज को यूज़ नहीं करेंगे। और 9 मई को ही उसमें से जो 85 लोग जो होते हैं, मतलब 90 में से 85 लोग होते हैं, उनको डिसमिस कर दिया, उनको अपनी पोस्ट से हटा दिया जाता है और उनको 10 साल की जेल हो जाती है। इससे क्या होता है, जो भी सारे सोल्जर होते हैं, इंडियन सोल्जर, उसमें गुस्सा पैदा होता है। और अब ये लोग जो होते हैं मेरठ में जाकर एक धरने पे बैठ जाते हैं और अपने सारे सोल्जर्स को लेकर एक म्यूटनी करने शुरू कर देते हैं। उसके अगले दिन 10 मई को वो मतलब ब्रिटिश लोग जो होते हैं वो डर जाते हैं, और डरने के बाद वो अपने जो भी जेल में लोग थे उनको निकाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ है कि यहाँ पर म्यूटनी फिर भी चलती रहती है। ये लोग बैनर निकालते हैं, ये लोग बहुत सारे ऑफिसर्स को मार देते हैं और बहुत बुरी म्यूटनी जो होती है यहाँ पर शुरू हो जाती है। ठीक है, इनका यही चीज़ थी कि ये क्या सोच रहे थे, यही सोच रहे थे कि इससे अच्छा तो मुगल रूल था, जो मुगल शासन था वो ज़्यादा बेटर था। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, मेरठ से दिल्ली की ओर चलते हैं और दिल्ली की ओर जाकर बहादुर शाह जो है वहाँ पर उसको एक हेड बनाने के लिए बोलते हैं। अब इसमें जो ये लोग क्या करते हैं, दिल्ली तक पहुंचते हैं और दिल्ली में बहुत सारे यूरोपियंस होते हैं, जैसे कि साइमन फ्रेसर नाम से एक यूरोपियन अफसर होते हैं, इनको भी मार देते हैं। और बल्कि यहाँ पे बहुत सारे जो भी यूरोपियन इनके उसमें आता है, इनके बीच में आता है, उनको भी मार देते हैं। यहाँ पर जाकर ये लेफ्टिनेंट विलिंग बॉय जो ऑफिसर इंचार्ज होता है, उसको भी वो भी इनको एक तगड़ा रेजिस्टेंस देता है, एक रुकावट पैदा होता है इनके लिए। लेकिन ये लोग उसको भी ओवरकम करके बाहर आ जाते हैं, दिल्ली में आ जाते हैं आराम से। और यहाँ पे आकर बहादुर शाह जफर को कहते हैं कि आप हमारे एम्पायर ऑफ इंडिया हैं, और अपने आप ही बहादुर शाह को नाम देते हैं, बल्कि बहादुर शाह तैयार नहीं होता तब भी। दिल्ली को एक सेंटर बना लिया जाता है इस रिवोल्ट का। ठीक है, और बहादुर शाह जफर को इसका एक सिंबल बना दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे म्यूटनी चलती है, और म्यूटनी में क्या था कि ऑल द इंडियन चीफ्स हु टुक पार्ट इन द रिवोल्ट हैस्टेड टू प्रोक्लेम देयर लॉयल्टी टू द मुगल एम्परर। सबका ये कहना था कि मुगल एम्परर जो था वो सबसे ज्यादा इससे तो बेहतर ही था, तो इसीलिए मुगल एम्परर आए, इसीलिए ये लोग रेबल कर रहे हैं अब। ठीक है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो गए इसीलिए। ठीक है, मतलब इधर पॉलिटिक्स की लड़ाई शुरू हो गई कि अब बहादुर शाह जफर को गद्दी पर आना है। तो ये जो रेबलन था, इस रेबलन में ये रेबलन एक जो रिलीजन, तो इसीलिए ये जो रेबलन था ये पहले बंगाल आर्मी से लेके अब सब जगह फैल गया, अवध, रोहिलखंड, वाव, बुंदेलखंड, सेंट्रल इंडिया और बिहार, ईस्ट पंजाब में फैल गया। उसके बाद यहाँ पर सिविलियंस लोग जो थे उन्होंने भी इस रेबलन में साथ देने की कोशिश की। ये भी सबके कहीं ना कहीं एक ही उनका एक कॉमन एनिमी था, वो थे ब्रिटिशर्स लोग। ठीक है, बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन देखा गया, जैसे कि पीजेंट्स का, आर्टिसंस का, शॉपकीपर्स का, लेबर का, जमींदार, और जो ये पंडित लोग थे, ये सब सिविल सर्वेंट्स जो थे, जो भी थे, सबने इस रिवोल्ट में साथ दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यह है कि हेयर द पीजेंट्स, जो भी किसान और जो छोटे जमींदार थे, इन्होंने भी एक अपना गुस्सा निकालने के लिए जो बड़े बड़े मनी लैंडर्स जो जमींदार लोग थे उनको भी खूब मारा पीटा, ये सब अटैक वगैरह करे, तहसील वगैरह उन्होंने जला दिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड जला दिए, पुलिस स्टेशन जला दिए, और बहुत ही लॉ कोर्ट्स वगैरह भी अटैक करे, और बहुत ही बुरी तरह क्रांति हुई। कम से कम ऐसा बोला गया कि टोटल 1,50,000 जो लोग जो थे वो इसमें मारे गए। और उसमें बहुत लोग थे, द टोटल नंबर ऑफ अबाउट 1,50,000 मैन हु डाइड फाइटिंग द इंग्लिश इन अवध, ओवर 1 लाख वर सिविलियंस। मतलब 1,50,000 लोगों में से जो 1 लाख लोग थे वो तो सिविलियंस ही थे जो मारे गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर विदिन मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर ही ये जो रिवोल्ट था ये ना सिर्फ दिल्ली में रहा, दिल्ली से हर जगह फैल गया। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से लीडर्स जो थे और कौन कौन से सेंटर थे, मतलब किस जगह पर कौन कौन से लीडर थे, उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो बहादुर शाह था वो तो दिल्ली का यहाँ पे हेड बन चुका था। और यहाँ पर जो बहादुर शाह जो है उसके साथ एक और नाम है जनरल भक्त खान। जनरल भक्त खान कौन था, वो जो भी सोल्जर था उनका कमांडर बन गया था। ठीक है, वो कमांडर बन चुका था, वहाँ पर वो लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, ये तो हुई दिल्ली की बात। उसके बाद आगे हम बात करें कानपुर में, तो कानपुर में जो नाम आता है वो है नाना साहिब। ठीक है, कानपुर में जो नाम आता है वो है नाना साहिब। नाना साहिब कौन है, वो एक अडॉप्टेड सन है किसके, आखिरी वाले पेशवा जो है बाजीराव सेकंड उसके। ठीक है, he was refused the family title and banished from पुणे। उन्हें हटा दिया गया कि ये तुम फैमिली के नहीं हो, इस परिवार के नहीं हो, और उनको पूना से बाहर निकाल दिया गया था। तो इसीलिए वो कानपुर में रहे, और कानपुर में रहकर भी उन्होंने इंग्लिश को बहुत ज़्यादा एक रेजिस्टेंस दिया, बहुत रिवोल्ट करा। ठीक है, हम ये सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये था कि उन्होंने खुद को ही, नाना साहिब ने खुद को ही गवर्नर मान लिया। ठीक है, गवर्नर मान लिया कानपुर का। तो इसीलिए यहाँ पर जो नाना साहिब को टक्कर देने वाला कौन सा ऑफिशियल था ब्रिटिश का, उसका नाम है सर ह्यूज व्हीलर जो थे उन्होंने क्या करा कि इसको टक्कर दी। लेकिन सर ह्यूज व्हीलर जो थे वो भी जो थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। सर हज व्हीलर जो थे उन्होंने सरेंडर कर दिया और वो भी मारे गए। ठीक है, तो ये भी मारे गए, मतलब नाना साहब जो है वो अभी भी जिंदा है और इन्होंने एक ऑफिशियल को मार दिया।
सेकंड वाले में बात आते हैं लखनऊ, तो लखनऊ में है बेगम हजरत महल। उन्होंने इस रेबेलियन में साथ दिया। उनके जो बेटे थे बेगम हजरत महल के बेटे, जिसका नाम था ब्रिटिश कादिर, उनको नवाब बना दिया गया। और जो भी सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसेस थे, जो भी वहाँ पे थे, वो इक्वली शेयर करे गए मुस्लिम्स और हिंदू में। ठीक है, यहाँ पर टक्कर देने वाला इंसान कौन था ब्रिटिश ऑफिशियल? वो था हेनरी लॉरेंस जो था, उसने बहुत लोगों को जो था, बहुत ही हम कह सकते हैं बहुत ही यूरोपियन सोल्जर्स जो छुप रहे थे उनको शेल्टर दिया। तो यहाँ पर जो सर हेनरी था उसको भी मार दिया गया। ठीक है, उसको भी इंडियन सोल्जर्स के थ्रू यहाँ पे मार दिया गया और यहाँ पे बहुत बड़ा अटेम्प्ट उन्होंने लिया। फिर यहाँ पर सर हेनरी हैवलॉक, ठीक है, सर हेनरी लॉरेंस को मार दिया। सर हेनरी हैवलॉक और सर जेम्स आउटरम जो थे वो लखनऊ में गए। सर हेनरी हैवलॉक और सर जेम्स आउटरम जो है वो भी लखनऊ में गए ताकि लखनऊ को गुस्सा शांत करने के लिए, लेकिन उन्हें भी कोई सक्सेस नहीं मिली। फाइनली यहाँ पर एक नाम आता है जिसका नाम है सर कॉलिन कैंपबेल। सर कॉलिन कैंपबेल जो थे उन्होंने हेल्प करी कि लखनऊ में थोड़ी शांति मिले, तो इसीलिए यहाँ पर इस सिटी को उन्होंने ब्रिटिश ने फिर से रिकवर कर दिया। तो इसमें बहुत सारे ऑफिशियल्स आए और एंड में जाकर सर कॉलिन कैंपबेल जो थे उन्होंने ही इसमें लखनऊ में गुस्सा शांत कराया। उसके बाद यहाँ पे बरेली की बात आती है। तो बरेली में कौन नाम था जिन्होंने रिवोल्ट करा इंडिया की साइड से? वो था खान बहादुर जो थे वो रोहिलखंड के रहने वाले थे। तो वहाँ पर उन्हें कमांड दी गई कि आप लड़ाई लड़े और 40,000 सोल्जर्स के साथ उन्होंने ब्रिटिश को तोड़ दबा दिया। ठीक है, आगे अगर हम आते हैं तो बिहार में एक ओल्ड मैन होते हैं जिनका नाम है कुंवर सिंह। कौन थे? वो जमींदार थे जगदीशपुर के। ये 1 साल रहते और 1 साल रहते ये इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ 70-80 साल के एक ओल्ड मैन थे और वो ब्रिटिश से लड़ रहे थे। ठीक है, तो ये वहाँ पर कुंवर सिंह जो थे बिहार में लड़ रहे थे। उसके बाद आते हैं दूसरे मौलवी अहमदुल्ला जो कि फैजाबाद के थे। वो भी एक बहुत बड़े लीडर थे इस रिवोल्ट में और वो मद्रास के रहने वाले थे और फैजाबाद में आ गए थे। ठीक है, तो इन्होंने भी ब्रिटिशर्स को बहुत ही एक रेजिस्टेंस दिया और बहुत ही अच्छी लड़ाई इन्होंने लड़ी। उसके बाद यहाँ पर आते हैं सबसे मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर जो इस 1857 में बात होती है, इसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगा के यहाँ पर झांसी को उनको देने को बोला। रानी लक्ष्मीबाई को बोला कि आप झांसी हमें दे दें। तभी से एक नारा लगा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो इसीलिए यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जो थे उन्होंने झांसी देने से मना कर दिया और इसीलिए उनके ऊपर अटैक वगैरह करे गए। उन्होंने उनके साथ एक और एसोसिएट था उनका तांत्या टोपे जो थे, वो रानी लक्ष्मीबाई के साथ जुड़े और जुड़कर इन्होंने लड़ाई लड़ी। उसके बाद यहाँ पर ये था कि रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे जो थे वो ग्वालियर की ओर गए। ग्वालियर की ओर जाकर वो इंडिया यहाँ पे ग्वालियर की ओर जाते रहे और यहाँ पर जाकर इन्होंने जंगलों से मतलब गुजरते रहे और वहाँ पर जाकर अपने आप को बचा करते रहे। उसके बाद यहाँ पर नाना साहिब जो था उसको भी ले लिया। नाना साहिब अभी जो हमारा नहीं था, क्योंकि नाना साहिब जो था वो तांत्या टोपे का बहुत अच्छा एक क्लोज एसोसिएट था। तो यहाँ पर जो तीनों ही लोग थे कहीं ना कहीं, इन तीनों लोगों को ही पकड़ लिया गया और यहाँ पे कैप्चर करके इंग्लिश लोगों ने इन्हें कैप्चर कर लिया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ जो थे, उसके बाद सैक्रिफाइसेस जो भी बलिदान दिए हैं कॉमन मासेस ने वो बहुत है। मतलब बहुत लोग, हमने इधर नाम मेन लीडर्स के नाम पढ़े हैं, सिर्फ यही लोग नहीं मरे थे, मरे तो बहुत ही लोग थे। ठीक है, तो ये जो सैक्रिफाइस दिया लोगों ने ये बहुत ज़्यादा था। और कुछ छोटे छोटे लीडर्स थे जिनका जिक्र हम डेली लाइफ में नहीं सुनते हैं, उनका जिक्र बीच में हुआ है। जैसे कि शाह आलम नाम का एक लोकल विलेजर था परगाना भरौत बागपत उत्तर प्रदेश में है। तो ये बहुत ही फेमस एक नाम है, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते। इन्होंने ये हेडमैन ऑर्गेनाइज करा और कम से कम 84 विलेजेस, जिसको हम चौरसी देश भी बोलते हैं, तो 84 विलेजेस को इन्होंने इकट्ठा करा और इकट्ठा करके ये रात में मार्च करा एक गांव से दूसरे गांव। ठीक है, जागरूकता फैलाने के लिए ब्रिटिश के अगेंस्ट रेबल करें। इन लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग अटैक करे, ब्रिजेस जो थे वो अटैक करे, मतलब एक तरह से बॉयकॉट की स्थिति इन्होंने बहुत बना दी। ठीक है, फिर यहाँ पर जो था शाह आलम ने बेसिकली क्या करा, अपने कुछ जो सप्लाईज हैं, अपने सप्लाई से अपनी फोर्सेज जो है वो दिल्ली में भी बैठा ली और दिल्ली में बैठकर इन्होंने क्या करा, शामिल है जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन लाइन होती है वो काट दी बिटवीन द ब्रिटिश हेडक्वार्टर एंड मेरठ। इससे क्या हुआ कि बहुत बातचीत नहीं हो पा रही थी और बहुत यहाँ पर डिस्प्यूट जो है वॉयलेंट होता चला गया। ठीक है, फिर लेकिन यहाँ पर यही है कि जो उनका सबसे शॉकिंग या सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो उनका हेडक्वार्टर था, ब्रिटिश का हेडक्वार्टर जो था, वहीं पर अंदर छुपकर ही ये शाह आलम ये डिसाइड करता था कि अब क्या करना है आगे। तो उन्हीं के घर में बैठकर ही ये डिसाइड करा कि उनको घर से कैसे बाहर निकालना है। तो वो चीज़ भी ये यहाँ पे कर रहा था शाह आलम। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली शाह आलम को पकड़ लिया गया और शाह आलम को किसी इंग्लिश ऑफिसर ने 1857 में पकड़ लिया। उस इंग्लिश ऑफिसर का नाम था दुल्लाप। और यहाँ पर ये शाह आलम की बॉडी को पीसेस में काट दिया गया और उसका जो सर था वो लटका दिया गया, ये दिखाने के लिए, डर पैदा करने के लिए पब्लिक में कि अगर ऐसा करोगे तो ये होगा। ठीक है, तो शाह आलम जो था वो बहुत ही एक प्रोमिनेंट लीडर रहा है इसके अंदर और उनका जो बलिदान है वो भी इनक्रेडिबल है। अब यहाँ पे रिवोल्ट कैसे सप्रेस हुआ, रिवोल्ट कैसे बंद हुआ? तो रिवोल्ट जो है वो धीरे धीरे बंद होता चला गया। जो भी एक किसी भी रीजन के अंदर जो कोई भी ब्रिटिश ऑफिशियल जाता था और वहाँ पर जाकर वो उस स्थिति को शांत कराने की कोशिश करता था। जैसे कि हम बहुत सारे नाम पढ़ेंगे, निकोलसन जो ब्रिटिश जो दिल्ली में जाकर जिन्होंने शांति रखवाई दिल्ली में। तो ये बहुत सारे नाम हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे कि लखनऊ के अंदर सर कॉलिन कैंपबेल हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आगे चल के अगर हम यहाँ पे देखें तो झांसी में तो ये सब हो ही रहा था।
तो बनारस में जो भी रेबल हुआ था ये चुप करवाया था कॉलोनल नील करके एक नाम है उन्होंने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें चलती रही और यहाँ पर झांसी को किस तरह किसने शांति दिलवाई, सर ह्यू ग्रॉस जो थे वो यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल थे जो कि झांसी में उन्होंने अपना दबदबा बनाया फिर से ब्रिटिश का ही, ठीक है। तो इंडिया हैड टू लेटर रीपे द एंटायर कॉस्ट थ्रू देयर सेक्शन, जो भी इंडिया ने ये 1857 की क्रांति करी है इसकी भरपाई वो अब करेंगे, ठीक है। ये चीज़ थी कि क्योंकि ब्रिटिश का राज फिर से आ चुका था इस वजह से। अब यहाँ पर यह है कि रिवोल्ट फेल हुआ क्यों, लेकिन ठीक है ये रिवोल्ट ज़्यादा टाइम तक चला क्यों नहीं। सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि कोई भी वॉलेंट एक्टिविटी अगर हम करते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती, और इसीलिए गांधी जी ने हमेशा बोला है कि वॉलेंट एक्टिविटीज ना कर सत्याग्रह करो, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि पूरे इंडिया का, पूरे भारत का पार्टिसिपेशन यहाँ पे नहीं था। जो बड़े बड़े रूलर्स थे जिनको एक नकली का आदर सम्मान मिलता था ब्रिटिश से, वो यहाँ पर दूर रहे इस रिवोल्ट से, बल्कि उन्होंने सपोर्ट करा, ठीक है। सारी क्लासेस ज्वाइन नहीं हुई थी, हमें पता है सारी क्लासेस ज्वाइन नहीं हुई थी। जो भी एजुकेटेड लोग थे, जो भी पढ़े लिखे लोग थे, वो ये कहते थे कि मुगल राज अगर आ जाएगा तो वेस्टर्नाइजेशन नहीं आएगा, वेस्टर्न सोसाइटी नहीं बन पाएगी हमारी, तो ये चीज़ गलत है, हम इस रेबल में इस रिवोल्ट में साथ नहीं रहेंगे। मनी लैंडर्स जमींदार तो इसके अंदर थे ही नहीं क्योंकि उन्हें तो अच्छा पैसा मिल रहा था, तो वो भी हटे। जो रूलर्स थे, इंडियन रूलर्स, उन्होंने भी इस रिवोल्ट में शामिल होने से मना कर दिया, ठीक है। जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, पटियाला के रूलर, सिंध के रूलर, सिख, महाराजा ऑफ कश्मीर, इन सब ने मना कर दिया कि हम लोग जो है यहाँ पे इसमें रिवोल्ट में नहीं लड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर यह है कि और क्या क्या रीज़न थे। तो दूसरा रीज़न ये था कि इनके इक्विपमेंट जो थे, इनके पास हथियार जो थे वो बहुत पुराने थे, आउटडेटेड कह लो या जिनको बोलते हैं ऑब्सोलीट, OBSOLET, ऑब्सोलीट नेचर के थे, ठीक है। वहीं अगर यूरोपियन सोल्जर्स को अगर हम देखें तो उनकी आर्मी में एनफील्ड राइफल, अलग अलग चीज़ें थी, ठीक है। प्लस डलहौजी ने जो रेलवे लाइंस बिछाई और टेलीग्राफ लाइंस बिछाई, उसने फिर से ब्रिटिश का कंट्रोल हासिल करने में बहुत हेल्प करी, ठीक है। भले ही डलहौजी ने ये सब लाइंस वगैरह बिछवाई, लेकिन रिवोल्ट के टाइम पे तो कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल, तो इसीलिए यहाँ पर जो था इक्विपमेंट जो थे वो इंडियन के पास अच्छे नहीं थे, ठीक है। अनकोऑर्डिनेटेड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं था, एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, एक सेंट्रल लोग नहीं थे, ठीक है, पूरे उसको चलाने वाली। किसी रीजन में कोई है, किसी रीजन में कोई है, तो वो अपनी तरीके से रिवोल्ट कर रहा था, ठीक है। वहीं एक यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थी, कोई कहता था कि मुगल राज सही है, कोई कहता था कि ब्रिटिश को हटा के क्या आना चाहिए वापस, ठीक है, क्या किसका राज होना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था इस 1857 की रिवोल्ट में, ठीक है। तो यूनिटी जो थी वो नहीं थी, यूनिटी सोचने में भी नहीं थी और यूनिटी वैसे भी नहीं थी लोगों में, ठीक है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी फैक्टर जो है, एक दूसरा फैक्टर भी हो सकता है। हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक ये क्वेश्चन आता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके अंदर हिंदू मुस्लिम की एकता देखी गई है या नहीं देखी गई है। तो पूरे रिवोल्ट के अंदर हाँ देखी गई है, हिंदू और मुस्लिम के बीच में, चाहे वो लोगों के अंदर हो, चाहे वो सोल्जर्स के बीच में हो, चाहे वो किसानों के बीच में हो, चाहे वो किसी लीडर्स के बीच में हो, ठीक है। क्योंकि जब सारे लोग बहादुर शाह जफर जो कि एक मुस्लिम है उसको एम्पर घोषित कर सकते हैं, तो ये एक स्टेप है, ये दिखा देगा कि हाँ हिंदू मुस्लिम लोग भी एक हो सकते हैं, ठीक है। मौलाना आजाद के अकॉर्डिंग, मौलाना आजाद जो थे उनका ये कहना था कि टू फैक्ट्स स्टैंड आउट क्लियरली इन द मिस्ट ऑफ टैंगल स्टोरी ऑफ द राइजिंग ऑफ 1857। भले ही एक स्टोरी ऐसी है कि उड़ जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो दो स्टैंड थे हिंदू और मुस्लिम, वो आज जाकर एक स्टैंड एक क्लियर स्टैंड उनका हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये था, रेबलन एंड सिपॉय बोथ हिंदू एंड मुस्लिम रिस्पेक्टेड ईच अदर सेंटिमेंट, एक दूसरे के जो भी रिलीजियस बिलीफ है, एक दूसरे की भावना समझ रहे थे, ठीक है। इमीडिएट काउ स्लॉटर, गायों को मारने का जो भी एक इमीडिएट एक्शन था वो भी ऑर्डर कर दिया गया, ठीक है। जिससे मुस्लिम लोगों ने भी कहा ठीक है हाँ ये होना चाहिए कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम जो थे वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, एक दूसरे की लीडरशिप को एक्सेप्ट करते थे। लेकिन वही चीज़ थी कि पूरी की पूरी अगर पॉपुलेशन इंडल्ज होती इसके अंदर, की नहीं हुई थी, तो शायद ये रिवोल्ट और आगे अच्छा होता, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं था। तो अगर ये क्वेश्चन याद था कि क्या 1857 में हिंदू मुस्लिम का भेदभाव था या नहीं था, इसमें नहीं था, ठीक है। उसके बाद बेसिकली नेचर क्या था इस रिवोल्ट का, इसको नेचर का मतलब ये हो गया कि इस क्रांति को होने के बाद बहुत लोगों ने बोला कि ये रिवोल्ट ऐसा है, ये रिवोल्ट इसलिए हुआ, इस रिवोल्ट को हम ये बोलेंगे, इस रिवोल्ट को ये बोलेंगे, मतलब सबके खुद के ओपिनियन होने लगे ताकि वो एक बुक में लिख सके, बुक में बना सके, ठीक है। कोई अगर मैं कहानी लिखूंगा इस पर, ये बहुत बड़ी क्रांति थी, ये पहली हमारी एक स्वतंत्रता के लिए एक वॉर थी, तो सबके अलग अलग आइडियोलॉजी थी कि किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला। तो अगर नेचर के बारे में अगर हम पढ़ें तो इट वॉज अ सिपॉय म्यूटनी, हमने ये बोला कि सोल्जर्स की तरफ से थी सबसे ज्यादा, तो ठीक है। इसके अंदर पूरे सारे लोग इसके अंदर इंडल्ज नहीं थे, ऐसा बोला गया। सर जॉन सेले ने ये बोला कि इसकी कोई प्रॉपर लीडरशिप नहीं थी। एक बात सीधी है कि यहाँ पर जो ब्रिटिश के लोग हैं वो इस रिवोल्ट को बोलेंगे कि बहुत बेकार रिवोल्ट था, ठीक है, इसका कोई महत्व नहीं था, इसको लीडर नहीं थे, ठीक है, इसमें कोई इंडल्ज भी नहीं था। लेकिन वहीं अगर कोई इंडियन लोग बोलेगा अगर इस रिवोल्ट के बारे में, तो वो कुछ अच्छा बोलेगा, वो कहेगा ये एक पहल थी एक तरह से स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस के अंदर रहेगा। तो सर जॉन सेले जो कि ब्रिटिश का इंसान है, उसने ये बोला था कि ये सिर्फ सोल्जर लोगों की म्यूटनी थी और उनका कोई खुद का एक लीडरशिप नहीं था, ठीक है, बस अनपैट्रियोटिक थी, कोई भी देशभक्ति की भावना भी इनके अंदर नहीं थी, सेल्फिश लोग हैं, उन्होंने ऐसे बोला, ठीक है। डॉक्टर के दत्ता जो थे उन्होंने इस रिवोल्ट को एक मिलिट्री आउटब्रेक समझा, ठीक है। उन्होंने ये सोचा कि ये था तो मिलिट्री आउटब्रेक, लेकिन इसके अंदर धीरे धीरे सब लोग इंडल्ज होने लगे, सब लोग अपना गुस्सा इसके अंदर निकालने लगे, सब लोग अपना गुस्सा निकालने लगे इस क्रांति से मिलकर, ठीक है, ब्रिटिश के अगेंस्ट, ठीक है। ये इनका कहना था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 टू हैव बीन इन द मेन मिलिट्री आउटब्रेक बट वाज जॉइंड बाय प्रिंसेस एंड लैंडलॉर्ड, ठीक है, ये जॉइन होता चला गया। उसके बाद यहाँ पर हम बोले कि इट वाज नेवर ऑल इंडियन इन कैरेक्टर, ऑल इंडियन तो नहीं था ये रिवोल्ट, और लोकली था, लोकलाइज्ड था और पुअरली ऑर्गेनाइज्ड था।
ये कहना था अभी उनका कि ये पुअरली ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट था, ठीक है, कि दत्ता का ये कहना था। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कि 1857 को हम ऐसे बोलेंगे कि एक पूरा प्लान करा गया एक नेशनल इंडिपेंडेंस वॉर थी, ठीक है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्र की सबसे पहली प्लान करी हुई पूरी एक वॉर थी, ऐसा बोला गया वीडी सावरकर ने अपनी बुक जो थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, उसके अंदर ये लिखा कि ये जो रिवोल्ट था प्लान्ड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस थी, पूरी प्लान करी गई थी। बल्कि सावरकर जो थे, वीडी सावरकर जो थे, उन्होंने ये भी बोला कि इस रिवोल्ट को हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी बोलेंगे, ठीक है, स्वतंत्रता के लिए पहली लड़ाई ऐसे भी बोलेंगे, ठीक है। ही सेड दैट इट वाज इंस्पायर्ड बाय द लॉफ्टी आइडियाज ऑफ सेल्फ रूल बाय द इंडियंस थ्रू नेशनल सक्सेस। ये भी था कि जो भी ये था कि सेल्फ रूल लाना चाहते थे, ये एक अच्छी चीज थी, उसकी भावना उनके अंदर आ गई थी। डॉक्टर एस एन सेन नाम के एक इंसान है, उन्होंने अपनी एक बुक है 1857 नाम से, 1857 के नाम से ही है उनकी बुक। उन्होंने ये बोला कि ये एक ऐसी लड़ाई है जो कि धर्म पर शुरू हुई लेकिन स्वतंत्रता की लड़ाई पर खत्म हुई, ये उन्होंने ऐसे बोला, ठीक है। इट वाज अ रिवोल्ट दैट बिगन एज अ फाइट फॉर रिलीजन बट एंडिंग एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसके बाद एक और नाम है डॉक्टर आर सी मजुमदार ने ये बोला कि ना तो ये पहली लड़ाई है कोई, ना तो ये कोई नेशनल इंडिपेंडेंस वॉर है, ठीक है, और ना ही कोई ये पहली लड़ाई है। ऐसी लड़ाइयाँ बहुत लड़ी गई हैं क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटीज, बहुत सारे लोगों ने तो पार्टिसिपेट करा ही नहीं, उनका ये कहना था, ठीक है। डॉक्टर आर सी मजुमदार कंसीडर दैट इट इज नीदर द फर्स्ट नॉर द नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एज लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिमेन अनअफेक्टेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मार्क्सिस्ट लोग जो थे उन्होंने भी ये बोला कि ये जो स्ट्रगल था सोल्जर और पीजेंट्स के बीच में, ये अगेंस्ट द फॉरेन एंड फ्यूडल बॉन्डेज, जो भी इनके फ्यूडल सिस्टम जो था, जमींदारी सिस्टम जो था उसके अगेंस्ट था, प्लस फॉरेन रूल के अगेंस्ट भी था, ठीक है। ये चीज बोली गई, कुछ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस थे उन्होंने बोली, ठीक है। हाउएवर दिस कैन बी क्वेश्चन इन द लाइट ऑफ द फैक्ट दैट लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट देमसेल्व्स केम फ्रॉम द फ्यूडल बैकग्राउंड, मतलब जो जिस बैकग्राउंड के लिए वो लड़ रहे थे वहीं कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं उनका भी बैकग्राउंड था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स ओके। अब जवाहरलाल नेहरू ने 1857 के रिवोल्ट को बोला कि इसके अंदर राष्ट्रवाद की कुछ भावना, कुछ एलिमेंट्स, चीजें इसके अंदर थी, ठीक है। इसको पूरी तरह तो हम नहीं बोलेंगे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ नेशनलिस्ट एलिमेंट्स इसके अंदर थे। इनकी जो बुक है जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें ये चीज दी हुई है कि उसमें इन्होंने ऐसे बोला, ठीक है। एम एन रॉय ने भी कहा कि ये जो रिवोल्ट है लास्ट स्टैंड है फ्यूडलिज्म का अगेंस्ट द कंपनी का, मतलब कि कमर्शियल लोग जो थे ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट एक फ्यूडलिज्म का अटैक है ये, ठीक है। एम एन रॉय ने भी बोला, एम एन रॉय वो थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देने का आइडिया दिया था, बनाने का। आर पी दत्त ने भी कहा कि ये रिवोल्ट जो है डिफेंस के लिए ज़्यादा था, ठीक है, एज ही एक्नॉलेज्ड टू बी अ डिफेंस, ये था, ये चीज़ डिफेंस के लिए ज़्यादा थी, उन्होंने ये बोला। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ चुके हैं इसमें। वीडी सावरकर, डॉक्टर के दत्ता, सर जॉन सेले, इन सब लोगों ने ये चीज़ बोली थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो है कहानी इसमें ये चीज़ कह रही है इन शॉर्ट में अब कि इसमें कहीं ना कहीं हम इसको कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो रिवोल्ट है सबके नज़रों में अलग अलग है। रिवोल्ट है, कोई कहता है रिलीजियस है, कोई कह रहा है कि कुछ लोग पार्टिसिपेट करे, कोई लोग कुछ नहीं करे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखी गई। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया कि कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना इस रिवोल्ट में जाग चुकी थी लोगों के अंदर, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने बोल दिया कि उसके बाद ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि किस कम्युनिटी ने इसमें हेल्प करी, किस कम्युनिटी ने नहीं करी। लेकिन हाँ ये था कि ये जो पूरा रिवोल्ट था, ये क्रांति जो थी, नॉर्थ पार्ट तक थी, ठीक है। नॉर्थ में भी सिर्फ नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है वहाँ पर थी, ठीक है। साउथ इंडिया का इस रिवोल्ट से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। सबका अपना अपना पर्सनल कॉज था, लेकिन साउथ का जो सेक्शन है वो अफेक्ट नहीं हुआ इस रिवोल्ट से, ठीक है। वहाँ पर कोई क्रांति नहीं हुई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो रेबेलियन है 1857 का, इसने एक नेशनल कैरेक्टर ले लिया था, ये चीज़ में बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पढ़ते हैं कि हाउएवर एस बी चौधरी ने ये देखा कि ये जो रिवोल्ट है पहला कंबाइंड अटैक है ऑफ मेनी क्लासेस ऑफ पीपल टू चैलेंज फॉरेन पावर। एक फॉरेन, एक बाहर की पावर के अगेंस्ट बहुत सारे लोग, जब इंडिया की बहुत सारी क्लासेस मिल गई हैं और वो एक फॉरेन पावर के अगेंस्ट अटैक कर रही है, ऐसा देखा गया है इस रिवोल्ट को। एस बी चौधरी ने ये चीज़ बोली। हाउएवर कुछ कह नहीं सकते इस चीज़ में, लेकिन हाँ एक अप्रोच जो थी अब कि अब हमें स्वतंत्रता चाहिए, वो शुरू हो चुकी थी। अब इसके रिजल्ट क्या थे? इसके रिजल्ट जो थे वो आफ्टर फैक्ट बहुत बुरे हो चुके थे, क्योंकि अब 1857 का रिवोल्ट होने के बाद जो था बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो गई और सीधे 1858 का एक एक्ट आया, ठीक है। 1858 का एक्ट आया जिसको हम गुड गवर्नेंस एक्ट भी बोलते हैं। तो वो चीज़ आया, उसके अंदर बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम का शब्द था वो खत्म हो चुका था और अब ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी आ चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ थी कि अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज, ये कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब कि हम कहेंगे आफ्टर इफेक्ट या इसका रिजल्ट अब क्या निकला। तो इनके कॉन्सिक्वेंसेज अगर हम पढ़ें तो इसमें बहुत चेंजेस हुए थे इसके एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी में ब्रिटिश गवर्नमेंट की। बल्कि यहाँ पर जो 2 अगस्त 1858 में एक्ट पास हुआ था फॉर द गुड गवर्नमेंट एक्ट, भी इसको बोला जाता है, लेकिन गुड गवर्नमेंट सिर्फ ब्रिटिश के लिए था, हमारे लिए नहीं था। इस एक्ट में जो क्वीन विक्टोरिया है उसने बोल दिया कि मैं अब ब्रिटिश इंडिया की रानी हूँ, और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो था स्टैनले करके, उसकी अपॉइंटमेंट लगा दी यहाँ पर। इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ वो एक काउंसिल भी बैठती है जो कि 15 मेंबर की होगी, ये बात उन्होंने बोली थी। और उन्होंने बोला कि अब जो कंपनी रूल है वो अबॉलिश हो चुका है और क्राउन रूल आया है, ठीक है।
ब्रिटिश क्राउन रूल आया है। जो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के दरबार में क्वीन का जो ये प्रोक्लेमेशन था कि क्वीन विक्टोरिया से सोवर्ण है ब्रिटिश इंडिया की या एम्पर है, ये उन्होंने घोषित कर दिया था 1858 में, नवंबर 1 में। ठीक है, और जो भी गवर्नर जनरल की जो भी पोस्ट थी वो खत्म करके वाइसराय की पोस्ट आ चुकी थी। ठीक है, एज पर द क्वीन प्रोक्लेमेशन द एरा ऑफ एनेक्सेशन एंड एक्सपेंशन हैव एंडेड। जो भी जो पॉलिसी थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सब्सिडी लाइंस, ये सब खत्म हो चुकी थी। एंड द ब्रिटिश प्रॉमिस टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ द नेटिव प्रिंस। ऐसे बोला गया कि हम प्रिंसेस की राइट्स की और उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। ये चीज थी। द इंडियन स्टेट्स वाज वर टू रिकॉग्नाइज द पैरामाउंट ऑफ ब्रिटिश क्राउन एंड वर एबल टू ट्रीट अस अ सिंगल चार्ज। इंडियन स्टेट्स भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश क्राउन को एक बहुत ही अपनी उपलब्धि समझ रहे थे, बट वो एक धोखे में थे। ये बात भी करी जाएगी। ठीक है, ये भी बात करी गई कि हम कोई पार्शियलिटी नहीं करेंगे, किसी भी इंडियन के साथ सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे गवर्नमेंट सर्विसेज में भी। ये बात भी ये भी प्रॉमिस करा गया कि इक्वल राइट्स मिलेंगे, और जो भी उनके बिलीव्स हैं, जो भी उनकी रस्में हैं, वो हम उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे अगर आर्मी के बारे में देखें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो आर्मी को लेकर बहुत सतर्क हो गई थी कि आर्मी में किस टाइप की आर्मी रखनी है। हमको इस बात का भी ध्यान उन्होंने रखने को बोला था कि ये चीज़ याद रखनी है कि आर्मी में अवध का तो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि अवध में कुछ ज़्यादा ही रंगा हो चुका था। प्लस उन्होंने ये बोला कि अब जो आर्मी की लिमिट कर देंगे, आर्मी में लिमिट कर देंगे और इंडियन सोल्जर्स को कम रखेंगे, ऐसी बात उन्होंने कही गई थी। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल वाज अडॉप्टेड विद सेपरेट यूनिट एंड बीइंग क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कम्युनिटी एंड रीजन। रिक्रूटर्स जो थे वो जनरली कहाँ से लिए गए? पंजाब, नेपाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और अवध के नहीं लिए गए, इस बात की ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पे आर्मी अमलगेमेशन स्कीम है। आर्मी अमलगेमेशन स्कीम 1861 में आई थी। ठीक है, आर्मी अमलगेमेशन स्कीम 1861 में। इसमें क्या हुआ था कि जो भी कंपनी के जो भी सोल्जर्स थे, ट्रूप्स थे, वो अब क्राउन जो है, मतलब ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है उनको सर्विस देंगे, मतलब कि जो भी कंपनी में ट्रूप्स थे वो ट्रांसफर हो गए क्राउन को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यूरोपियन ट्रूप्स जो थे उनको सतर्क, मतलब ये देखने के लिए कोई करप्शन ना कर रहा हो, करप्शन ना करे, इसलिए उनको कुछ टाइम के लिए ट्रूप्स में सोल्जर की तरह रखते थे और फिर इंग्लैंड वापस भगा देते थे। ठीक है, तो इस स्कीम को बेसिकली ये बोलते हैं लिंक्ड बैटालियन स्कीम। ये इसको आर्मी अमलगेमेशन स्कीम 1861 में जो थी वो ये थी। ठीक है, नए नए इंग्लिश रिक्रूटर्स आए यहाँ पे ऑफिशियल संभालने के लिए बेसिकली, और वाइसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट यहाँ पे शामिल हो गई। गवर्नर जनरल जो थी वो अबॉलिश होकर खत्म हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक नई अप्रोच के साथ ये लोग आए, जिसका नाम था कंजर्वेटिव ब्रांड ऑफ लिबरलिज्म। ये जो नाम है कंजर्वेटिव ब्रांड ऑफ लिबरलिज्म, ये लिया था थॉमस मैकअल्फे ने। ये अप्रोच दी थी। इसके अंदर बेसिकली क्या था? कंजर्वेटिव ब्रांड ऑफ लिबरलिज्म, मतलब कि लोग जो कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव मतलब तो पुराने ख्यालात के जो लोग हैं, उनके जो बिलीव्स हैं, उनके जो भी रिलीजियस बिलीव्स हैं, उनके लिए लिबरल का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। उन कंजर्वेटिव चीज़ों की, उनके बिलीव्स को फ्रीडम दी जाएगी, मतलब कि अब हम इनके सोशल रिलीजियस बिलीव्स जो भी हैं, जो भी इनके रीति रिवाज है, उसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे। इस पूरे टर्म को बोलते हैं कंजर्वेटिव ब्रांड ऑफ लिबरलिज्म, जो थॉमस मैकअल्फे ने दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो था, ये जो इंडियन सोसाइटी में कुछ चेंज लाने वाली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सोच थी वो खत्म हो गई। यहाँ पे उन्होंने इंटरफेयर करना बंद कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है द कंजर्वेटिव रिएक्शन इन इंग्लैंड मेड द ब्रिटिश एम्पायर मोर ऑटोक्रेटिक। इट बिगिन टू डिनाई द एस्पिरेशंस ऑफ द एजुकेटेड इंडियंस फॉर शेयरिंग द पावर। ये जो 1857 की म्यूटनी लेकर इन लोगों ने भी बोला कि हम इन लोगों को अब कम एजुकेट करेंगे, क्योंकि ये जितना ही एजुकेट होंगे तो हम कहीं ना कहीं इनके जो बिलीव है इनके साथ इंटरफेयर ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इस एटीट्यूड की वजह से, ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस एटीट्यूड की वजह से, जो लोग पढ़े लिखे थे, जो लोग मिडिल क्लास के थे इंडिया के, उनमें बहुत गुस्सा भर गया। ठीक है, उनमें बहुत गुस्सा भर गया। तो और यही जो गुस्सा इनके अंदर भरा हुआ है, यही आगे की नेशनलिस्ट मूवमेंट जो होगी, जो लीडर्स वगैरह बनेंगे और जो होगी आगे की क्रांति, इनकी वजह से होगी। ठीक है, तो अब क्या हुआ यहाँ पर? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो चलो खत्म हो गई, लेकिन इससे भी ज़्यादा कहीं बुरी पॉलिसीज आने की ये एक चेतावनी थी। मतलब अब खुलकर लूट करेंगे, ये पैसों की लूट करेंगे, इकोनॉमिक लूट करेंगे, वो शुरू हो चुका था। क्योंकि कंपनी के जो कुछ राइट्स थे, कुछ पॉलिसीज होती थी, वो तक खत्म कर दी। मतलब सीधा ये कहो कि ब्रिटिश ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना ली। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करेंगे, विदाउट फियर, किसी डर के बगैर ही वो पूरा इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक है, क्वीन की प्रोक्लेमेशन जो दिया था 1858 में, जो क्वीन ने प्रोक्लेमेशन दिया कि मैं एम्पर हूँ ब्रिटिश इंडिया की, तो यहीं पर 1861 में एक इंडियन सिविल सर्विस एक्ट पास हुआ। ठीक है, 1861 में जो एक इंडियन सिविल सर्विस एक्ट पास हुआ, तो इसमें यही चीज़ बोला गया कि अब सिविल सर्वेंट इंडिया लोग भी सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है और इक्वालिटी पर वर्क करेंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर हुई थी। और 1861 में शायद कोई एक इंडिया का था बंदा जो सिविल सर्वेंट बना था। ठीक है, उसके बाद ये था कि लेकिन अब अभी भी क्या है कि हमें पता है कि पॉलिसीज जो है वो बहुत बुरी अभी आएंगी, लेकिन क्या है कि रेशियल हेट्रेड, रंग को लेके जो एक रंग को लेके एक जो घिन थी लोगों में, ब्रिटिश लोगों में इंडियन के प्रति, वो बरकरार रही। ठीक है, और शक की भावना से देखना, वो चीज़ भी बरकरार रही। बहुत सारे न्यूज़पेपर और बहुत सारे जर्नल में जो कार्टून वगैरह दिखाए जा रहे थे, वो इसी तरह दिखाए जा रहे थे कि ब्रिटिश लोग जो है वो इंडियन को नीचा समझ रहे हैं, नीच जाति के समझ रहे हैं। तो वो सब ह्यूमन क्रिएचर्स, ठीक है, सब ह्यूमन क्रिएचर मतलब नीच जाति के सोच रहे हैं। तो इस तरह कैरिकेचर, इस तरह कार्टून दिखाए जाते थे, और ये दिखाया जाता था कि ब्रिटिश के पास सुपीरियर पावर है। और ये भी बोला गया है कहीं तो कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर एक भार है कि एक बोझ है एक तरह से, कि वो इंडिया को संभाल रहे हैं। तो इसको नाम दिया गया इंग्लिश में व्हाइट मैन्स बर्डन। मतलब ये जो व्हाइट मैन है, जो ये ब्रिटिशर्स हैं, इनके ऊपर एक बर्डन है, इनके ऊपर एक बोझ है कि ये इंडिया को चला रहे हैं। मतलब ये बहुत ही बकवास एक इनका नोशन है, इनका एक कोटेशन है ये, व्हाइट मैन्स बर्डन।
ठीक है, अपनी फिलोसफी है इनकी, ठीक है, ये भी एक ये देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस रिवोल्ट की क्या सिग्निफिकेंस रही, क्या इंपॉर्टेंस रही इस रिवोल्ट की। तो हाँ, इस रिवोल्ट में काफ़ी कुछ गलतियाँ थी। रिवोल्ट ऑफ 1857 में बहुत सारे डिफेक्ट्स थे जो हमें हमने देखे हैं। यूनिटी नहीं थी, लीडरशिप नहीं थी अच्छी सी, पुअर इक्विपमेंट्स थे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी फैक्टर हमने देखा कि हिंदू मुस्लिम आपस में जुड़ चुके थे। उसके बाद यहाँ पे एक नेशनलिज्म की भावना जाग चुकी थी, ठीक है, जाग चुकी थी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये था कि हम आंदोलन कर सकते हैं, ये चीज़ भी उनके अंदर भावना आ गई थी, ठीक है। तो हाउएवर इट वाज ऑब्वियस दैट द प्रिमिटिव आर्म्स व्हिच द इंडिया पोजेस वर नो मैच फॉर द एडवांस वेपन्स ऑफ द ब्रिटिश। हमें पता है कि ब्रिटिश होते वो अलग अलग एडवांस शस्त्र यूज़ करते थे, एडवांस तरीके के, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसमें एक एक जागरूकता आई कि हम नेशनलिज्म की भावना उनकी जागी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये सोचा कि हमें ब्रिटिश रूल को हटाना है, तो वह ये बहुत बड़ा स्टेप था, ठीक है। यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग थे, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास की फैमिली थे, मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने यहाँ पे इस रिवोल्ट में साथ नहीं दिया क्योंकि वो इस हिंसा वगैरह के उसमें नहीं थे, फेवर में नहीं थे। और उन्होंने कहा था कि एक ऑर्डर में चलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक लॉ, एक तरीके से काम होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर रिवोल्ट तो खत्म हो गया, लेकिन आगे चल के यही एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है वो कांग्रेस में मॉडरेट्स की फॉर्म में आएगी और मॉडरेट्स में भी बहुत सारे एक्ट पास करवाएगी। तो ये चीज़ हम यहाँ पे आगे चल के देखेंगे, ठीक है। इसी के बीच में यहाँ पर समरी पढ़ने से पहले एक बॉक्स में इंपॉर्टेंट करके दिया हुआ है व्हाइट म्यूटनी क्या था, ठीक है, व्हाइट म्यूटनी के नाम से। तो इन द वेक ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, अ सेक्शन ऑफ यूरोपियन फोर्सेस एम्प्लॉयड इन द कंपनी resented the move that required the three presidencies army to transfer their power from the company to the queen. This resentment resulted in the टर्म कॉल्ड व्हाइट म्यूटनी। मतलब कि व्हाइट म्यूटनी में कौन लोग थे, यूरोपियन जो सोल्जर्स थे ना, जो ब्रिटिश के सोल्जर्स थे, वो लोग अब आंदोलन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि 1858 में हमें पता है कंपनी रूल खत्म होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट आएगी, ब्रिटिश का क्राउन आएगा पूरा। तो ये जो यूरोपियन सोल्जर्स थे जो कंपनी में करप्शन करते थे, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने की वजह से करप्शन नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए ये लोग लड़ रहे थे, ठीक है। इसीलिए इन लोगों ने आंदोलन करा और इस आंदोलन को हम नाम देते हैं व्हाइट म्यूटनी, ठीक है। तो यहाँ पर ये था कि 1861 से पहले क्या होता था कि दो मिलिट्री फोर्सेस थी, एक क्वीन की आर्मी होती थी, ठीक है, और दूसरी कंपनी की होती थी, ठीक है। जो कंपनी की जो आर्मी होती थी उसको फॉरेन सर्विस अलाउंस मिलता था, इसको भट्टा बोलता है, वो मिलता था, एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलते थे, ठीक है। और बहुत सारे बीच में वो पैसा खा रहे थे, बहुत सारा करप्शन कंपनी वाले जो सोल्जर्स हैं वो करते थे। लेकिन जैसे ही सारी पावर जो है ट्रांसफर हो गई क्वीन को, ठीक है, रानी को, जैसे ही सारी पावर ट्रांसफर हो गई और ब्रिटिश क्राउन आ गया, इनके करप्शन के चांसेस बिल्कुल खत्म हो गए। कोई भट्टा नहीं, कोई अलाउंसेस नहीं, कोई कुछ नहीं मिलेगा, भट्टा वगैरह सब खत्म हो गया। इस वजह से यहाँ पर व्हाइट सोल्जर्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पे गुस्सा आया और इसलिए उन्होंने यहाँ पे म्यूटनी करी, ठीक है। ये जो म्यूटनी है, व्हाइट म्यूटनी है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी हानिकारक चीज़ थी ब्रिटिश की पोजीशन के लिए इंडिया में। क्योंकि अगर व्हाइट म्यूटनी बढ़ जाती तो ब्रिटिश लोगों का रहना ही इंडिया में दिक्कत हो जाता, क्योंकि इंडिया में वो टिके ही अपनी फोर्सेस, अपनी ट्रूप्स की वजह से थे और अपनी पॉलिसीज की वजह से। तो क्या कहते हैं, पॉपुलेशन को रोकने में तो फोर्सेस का ही हाथ था। तो इसलिए तो डिमांड ऑफ द यूरोपियन included an enlisted bonus or choice of release from their obligation. Finally, the demand for free and clear release with the free passage home was accepted and the men opted to return home. इसीलिए क्या आपने यहाँ पे बोल दिया, बहुत सारे यूरोपियन फोर्सेस बोल रहे थे कि हमें वापस भेजो इंग्लैंड, ठीक है। तो वापस भी नहीं मिल सकते थे क्योंकि फोर्सेस चाहिए थी। तो यहाँ पर क्या एग्रीमेंट साइन हुआ कि हम आपको बोनस देंगे, हम आपको कुछ अच्छी चॉइस देंगे, ठीक है, बोनस भी मिलेगा यूरोपियन फोर्सेस को, और साथ ही में डिमांड जो थी इनकी कि हमें फ्री करो, हमें घर जाना है, तो वो भी एक्सेप्ट हो चुकी थी, ठीक है। तो लोग जो थे वो उनके पास ऑप्शन था कि वो घर वापस जा सकते थे। तो इसीलिए ये माना गया है कि ये जो ओपन रिवोल्ट था और ये जो फिजिकल वायलेंस था जो यूरोपियन फोर्सेस ने करा, वो कहीं ना कहीं इट वाज लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड टू द क्वीन आर्मी। ऑब्वियस बात है कि क्वीन के आने की वजह से ही ये फोर्सेस जो थे हुए, ठीक है। ये जो यूरोपियन फोर्सेस जो वायलेंस करा ये उन्हीं की वजह से हुआ। तो व्हाइट म्यूटनी बेसिकली किससे रिलेटेड है? व्हाइट म्यूटनी यूरोपियन सोल्जर्स ने ही करी थी। क्यों करी थी? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अब सारी पावर ट्रांसफर हो रही थी ब्रिटिश क्राउन को, और उनका जो करप्शन करने के चांसेस है वो बिल्कुल खत्म हो चुके थे। कोई भट्टा, कोई फॉरेन अलाउंसेस कुछ नहीं मिलेंगे, और इसीलिए लड़ाई हुई और इसीलिए यहाँ पर इन्होंने दंगे करने शुरू करे। लेकिन ये दंगा ज़्यादा चला नहीं क्योंकि शांति पहले से ही बना दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाइट म्यूटनी के बारे में हमने पढ़ लिया। समरी के बारे में अगर पढ़ते, रिवोल्ट के बारे में हम पढ़ते हैं क्यों हुए थे। हेवी टैक्स की वजह से, इकोनॉमिक कॉस्ट थे, पॉलिटिकल कॉस्ट थे, मिलिट्री कॉस्ट थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट थे, पॉलिसीज वगैरह इतनी बेकार थी, सोशल रिलीजियस कॉस्ट थे, सती वगैरह खत्म कर दिया जो इनके खुद के रीति रिवाज थे उसमें इंटरफेयर करते थे। उसके बाद सेंटर अगर हम पढ़े यहाँ पे तो दिल्ली में था जनरल भक्त खान, कानपुर में था नाना साहिब, लखनऊ में था बेगम हजरत महल, ठीक है, लखनऊ में थी बेगम हजरत महल, बरेली में खान बहादुर, बिहार में कुंवर सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, और भागपत जो है वहाँ पर शाहमल जो बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे। तो यहाँ पर ये मेन सेंटर और रिवोल्ट का लीडर्स पढ़ लिए। उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश के कौन कौन से ऑफिसर थे जिसने शांति बनाए रखी हर जगह। दिल्ली में थे निकोलसन, हडसन और विलियम बॉय, कानपुर में थे हज व्हीलर, सर कॉलिन कैंपबेल, लखनऊ में थे लॉरेंस हैवलॉक, हेनरी लॉरेंस जो कि मार दिए गए, हेनरी हैवलॉक, जेम्स ऑटरम, ये सभी थे। लेकिन सबसे ज़्यादा शांति किसके टाइम में बनी? सर कॉलिन कैंपबेल के टाइम में, ठीक है। तो लखनऊ में सर कॉलिन कैंपबेल ने शांति बनवाए रखी, ठीक है। फिर आते हैं झांसी में थे हजरॉस थे झांसी में। फिर बनारस में थे जेम्स नील, कॉलोनल जेम्स नील, ठीक है। तो ये हमारे ब्रिटिश के कुछ ऑफिशियल्स हो गए जिन्होंने हेल्प करी। फेल भी हो गया, फेल इसलिए हुआ ये रिवोल्ट क्योंकि लीडरशिप नहीं थी प्रॉपर, इनके पास पुराने हथियार थे, ब्रिटिश के पास अच्छी आर्मी थी, अच्छी एडवांस हथियार थे, ठीक है। और यहाँ पर सपोर्ट जो थे सही तरीके से नहीं था,
सबका सपोर्ट नहीं था, ये कह सकते हैं, ठीक है। नेचर क्या था यहाँ पे, नेचर ये था कि बहुत लोगों ने कहा कि किसी ने कहा कि ये नेशनल रिवॉर्ड था, ठीक है, और किसी ने कहा कि वीर सावरकर ने कहा कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, ठीक है, और आर.सी. मजूमदार ने बोला कि ना तो ये पहला वॉर था, ना तो ये नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। आर.सी. मजूमदार और एस.एन. सिंह ने भी बोला कि कोई नेशनल रिवॉर्ड नहीं था, ये बस ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं था ये, ठीक है। और यहाँ पे सेले और लॉरेंस इन दोनों ने बोला कि ये सिर्फ एक सोल्जर्स की तरफ से म्यूटिनी थी और कुछ नहीं था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये तीन फेस का रिवोल्ट है, 3 पार्ट्स का रिवोल्ट है, ये बोला गया पर्सिवल स्पेयर ने ऐसे बोला, ठीक है। तो ये सब उसने ऐसे बोला। अब यहाँ पर बस ये चीज़ है, कंक्लूजन इसका ये रहा कि भले ये ना कोई पहला इंडिपेंडेंस समझो, ना पहली वॉर समझो, लेकिन कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की भावना अंदर सबके सबके अंदर जाग चुकी थी, अगेंस्ट थी, और सब अगेंस्ट हो चुके थे एलियन रूल के, फॉरेन रूल के, ब्रिटिश रूल के। इसके इफेक्ट क्या हुआ, इसके इफेक्ट ये हुआ कि अब क्राउन रूल आ गया, ब्रिटिश क्राउन रूल आ गया, जिसके अंदर हमें देखा कि व्हाइट म्यूटिनी भी होती है ना। व्हाइट म्यूटिनी होती है क्योंकि जो यूरोपियन सोल्जर्स होते हैं उनके करप्शन करने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, भट्टा नहीं मिलता, पे अलाउंसेस नहीं मिलते, ठीक है। तो इस वजह से लेकिन उनको शांत कर दिया जाता है, और उसके बाद क्वीन का प्रोक्लेमेशन हो जाता है कि वो एम्पर है ब्रिटिश इंडिया की। आर्मी को रीऑर्गेनाइज करा जाता है, आर्मी को ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि उसमें कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ताकि फिर से एक म्यूटिनी ना हो, ठीक है। लेकिन वो जो रंग के ऊपर जो भेदभाव होता है वो तो होगा ही होगा, वो तो चलता ही आ रहा है और वो हो ही रहा है, हो ही रहा था इसमें, ठीक है। अभी भी 1858 के बाद भी होगा ही, ठीक है इसमें। तो ये कंपनी रूल जो है, ये भी कंपनी रूल तो खत्म हो गया, लेकिन क्राउन रूल यहाँ पे शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई।